हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम देखेंगे P/Q जो है सहायक कृषि अधिकारी भर्ती। और बहुत विद्यार्थी जो हैं इस भर्ती के लिए जो है तैयारी में जुड़ चुके हैं। और बहुत से विद्यार्थी हमारे एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर भी लगभग अराउंड जो है 400-500 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे और भी जुड़ रहे हैं। तो इसी के साथ जो है एक आरपीएससी डब्ल्यू के लिए P/Q एक सीरीज जो है स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम हमारे कोर्स में भी डालेंगे और कुछ पार्ट यूट्यूब पर भी डालेंगे। जितने भी आरपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो डब्ल्यू हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो ARO ARO हो, तो जो भी सहायक कृषि अधिकारी के सिलेबस से रिलेटेड हैं उन पर जो है कंप्लीट जो है चर्चा की जाएगी। उन पर जो है वीडियो सेशन जो है आपके लिए बनाए जाएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है MCQ फर्स्ट, है ना, जिसमें हम W 2025 का जो पेपर है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन से इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है वो है स्ट्रिपिंग, कि भाई जो स्ट्रिपिंग है वो किस फसल से संबंधित है। सूरजमुखी, सनई, कपास और तम्बाकू। तो आंसर क्या जाएगा लाड लो, ये याद रखना है। इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, सनई जाएगा। सनहेम्प जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे सनहेम्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाड लो, इसे सनहेम्प कहा जाता है, सनई कहा जाता है। स्ट्रिपिंग, है ना, और स्ट्रिपिंग किस में की जाती है, सनहेम्प में की जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। क्रोटोलेरिया जुन्सिया। भाई एक तरह से आपने देखा होगा इसकी जो लकड़ी सी होती है उसमें से वो फाइबर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्ट्रिपिंग की जाती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसका जो है कुल क्या होता है, बेसिक और थोड़ी सी मैं नॉलेज आपको दे दूं सनई की। इसका जो कुल होता है वो होता है फेबेसी। इसके अलावा सन हेम्प को, सनई को हम जो है ब्राउन हेम्प भी कहा जाता है, इंडियन हेम्प भी कहते हैं और मद्रास हेम्प भी कहते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है लाडलो, भारत। भारत सनई का उत्पत्ति स्थान है। बाकी जैसे तमाकू है, तमाकू से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तमाकू में जो है प्रैक्टिस की जाती है, जैसे लिख लेना आप, लिखना चाहें तो टॉपिंग की जाती है। इसके अलावा डी सटरिन जो है वो भी की जाती है, तमाकू में की जाती है लाडलो। इसके अलावा प्राइमिन की जाती है ना, प्राइमिन की जाती है। इसके अलावा क्यूरिन की जाती है, क्यूरिन। तो ये प्रोसेस किसमें की जाती है, तमाकू में। क्लियर है। चलिए भाई ये आप लिख लें। और देखो हमारा आरपीएससी डब्ल्यू का कोर्स भी हमने प्रारंभ कर दिया है मात्र 2500 में। बेस्ट क्वालिटी वाले जो है फैकल्टी जिसमें पढ़ा रही हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है कि भाई फोटोथर्मल यूनिट की आवश्यकता होती है चावल की उपज, उच्च उपज हेतु। अब ये क्वेश्चन का जब मैं एक्सप्लेनेशन देखा और मैं जितनी भी रेफरेंस बुक हैं वो मैंने देखी, तो इसका आंसर मतलब वो रेफरेंस बुक में नहीं मिला। हालांकि आरपीएससी ने इसका आंसर की डाली है, लेकिन जो कंटेंट है वो नहीं मिला मुझे, है ना। जो इसका आंसर है वो क्या है, 2200। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी देता है जो आपको छोड़ने होते हैं, नहीं पता है तो तुक्केबाजी ना करें। अब ऐसी स्थिति में क्या है, हो सकता है आप इस पर तुक्का मारते, हो सकता है इस पर मारते, इस पर मारते, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, 2200। क्लियर है। तो तुक्केबाजी ऐसे प्रश्नों में ना किया करें, जो आपने नहीं पढ़ा है उसमें तुक्केबाजी ना करें। फिर उसके बाद जो है ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है पूछा था कि भाई जो मक्का है ना, मक्का में पोस्ट एमरजेंस पीरियड किया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है ना। बताएं भाई क्या है पोस्ट एमरजेंस जो है शाकनाशी जो है कौन सा है, बताएं जल्दी से। देखिए मक्का जब आपने, अब देखो, अब क्या है, अब वो एट्राजिन वेट्राजिन ये छोटी मोटी चीज़ें आजकल एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है। आजकल हाई लेवल जो है क्वेश्चन जो है पुटअप हो रहे हैं। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, टेम्बोट्रिन। क्या जाएगा लाडलो, टेम्बोट्रिन जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल आपके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो मक्का है, मक्का, मक्का के कम से कम ये तो बता देता हूँ
कि जो शाकनाशी हैं हर्बिसाइड, शाकनाशी, शाकनाशी में एक तो प्री एमरजेंस यानी कि अंकुरण पूर्व, प्री एमरजेंस यानी कि अंकुरण पूर्व जो हैं उपयोग किए जाते हैं, और एक किए जाते हैं लाड़ लो पोस्ट एमरजेंस, पोस्ट एमरजेंस यानी कि अंकुरण के पश्चात, पोस्ट एमरजेंस। तो आजकल जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछने लग गए हैं, एक मिनट, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लाइट यहाँ पर रहती हैं, तो लाइटों से आँखों को बचाव करता है भाई ये, तो इसलिए लगाना ज़रूरी है। प्री एमरजेंस, प्री एमरजेंस में जो है टेम्बोट्रिन, टेम्बोट्रिन, और एट प्री एमरजेंस में प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी प्री एमरजेंस में नहीं, ये तो पोस्ट में आएगा ना, टेम्बोट्रिन तो पोस्ट में आएगा ना, टेम्बोट्रिन ये पोस्ट एमरजेंस, और एट इसमें 2,4-D के जो भी कंपोनेंट हैं या 2,4-D का कोई नया हर्बिसाइड है तो वो पोस्ट एमरजेंस जो है इसमें यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है प्री एमरजेंस में, जैसे आपने नाम सुना होगा एट्राजिन, एट्राजिन है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सिमाजिन, आपने नाम सुना होगा सिमाजिन, इसके अलावा पेंडी मिथिलिन, पेंडी मिथिलिन, है ना, ये ध्यान रखें। इसके अलावा एलाक्लोर, एलाक्लोर इसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लाड़ लो ऑर्जी फ्लोरफेन, ऑर्जी फ्लोरफेन, क्लियर है। तो ये याद रखना है आपको, ये प्री एमरजेंस और ये पोस्ट एमरजेंस, मतलब मक्का में यदि प्रश्न आपका आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब एक अभी इसी ऑप्शन में देखा होगा आपने बिस्पायरिवेट, है ना, ये देखो ये बिस्पायरिवेट सोडियम, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका उपयोग जो है बिस्पायरिवेट सोडियम, इसका उपयोग किया जाता है चावल में, चावल में यूज किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन आया है तो ज़रूरी है इसका पूरा कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, राइस में किया जाता है, और वो भी पोस्ट एमरजेंस, क्या है, पोस्ट एमरजेंस जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि अंकुरण पश्चात इसका उपयोग जो है चावल में किया जाता है। ये भी नोट आप कर लेना, याद रखना है। एट्राजिन के बारे में मैंने बता दिया कि भाई एट्राजिन जो है वो प्री एमरजेंस, प्री एमरजेंस जो है उपयोग किया जाता है किसमें, जो है आपके मक्का में। इसके अलावा ये प्यारे विद्यार्थियों कार्फेंट्राजोन है, क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कार्फेंट्राजोन, क्लियर है। तो ये इसका भी उपयोग जो है पोस्ट एमरजेंस किया जाता है, क्या है, पोस्ट एमरजेंस, लेकिन किस में किया जाता है, इन वीट, गेहूँ में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। जब हमने जो है जो एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन है उसमें जो साइटेड सी अधिकारी का कोर्स है उसमें लगभग हमने जो शाकनाशी हैं उनको बहुत ज़्यादा मोर देन मोर डिटेल से जो है हमने पढ़ाया है ना। तो ये आप लिख लें, ये एक तरह की रिवर्स स्टडी जो है चल रही है यहाँ पर। ये देखो ये बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है लाड़ लो, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स से बहुत ज़्यादा। ये आपको जब आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में ये देखने को मिलता है। यहाँ पर कह रहा है कि भाई अर्धशुष्क जलवायु के लिए आईसीएआर द्वारा स्वीकार्य नमी कमी सूचकांक मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स का मान क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सेमी एरिड की बात हो रही है और सेमी एरिड में लाड़ लो क्या होना चाहिए, -33 से -66, सेमी एरिड, ठीक है। और माइनस ये जो 66 है ये आपका एरिड में, ये क्या आंसर जाएगा, एरिड जोन, एरिड जोन, ये भी लिख लेना। एरिड जोन के लिए ये ऑप्शन आएगा, और सेमी एरिड के लिए जो है, क्योंकि ऑप्शन में देखो सेमी एरिड पूछा है तो सेमी एरिड में ये आंसर आ जाएगा, है ना। बचा कौन सा, जो है सब ह्यूमिड, है ना, सेमी एरिड हो गया, सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, है ना, सब ह्यूमिड। थोड़ा सा इंग्लिश में आप याद रख लेना, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना।
मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एरिड जोन के लिए क्या मान होता है, सेमी एरिड के लिए क्या मान होता है, सब ह्यूमिड के लिए क्या मान होता है। और ये जो मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स है MDI, तो भाई इसको जो है ICR का एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इसको दिया गया है AICRP ऑन ड्राईलैंड, है ना, ड्राईलैंड। इसके द्वारा मॉइस्चर डेफिसिट जो इंडेक्स है इसको दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। बोले होता क्या है, कई बार इसका फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स का, PET डिवाइडेड PET इंटू 100। अब ये क्या है भाई, P मतलब प्रेसिपिटेशन, है ना, ये याद रखना है। बरसण के बारे में बात हो रही है, प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसण, ठीक है। फिर उसके बाद जो है PET पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन, क्या है, पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन, क्लियर है। तो ये याद रखना है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, क्लियर है। चलिए इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये हमारा कोर्स है, RPSC-W का कोर्स है, 2500 रुपये का है, जिसमें हम हिंदी माध्यम में हमारा कोर्स है, 100% हिंदी माध्यम विद इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, है ना। लेकिन हमने इंग्लिश भी कंटेंट डाला हुआ है, इंग्लिश मीडियम कंटेंट भी हमने इसमें डाला हुआ है, बहुत सारा इंग्लिश मीडियम कंटेंट भी डाला हुआ है ना। और भी डालेंगे हम, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर का जो कंटेंट है वो हमने हिंदी में भी डाला हुआ है, इंग्लिश में भी डाला हुआ है, लेकिन हमारा जो मेन मोटो है वो है हिंदी माध्यम, है ना। तो कई बार विद्यार्थी कहता है भाई हमारे पास इंग्लिश में ये कंटेंट एक सा टॉपिक छूट गया हो, तो वो कहता है, तो बाकी हम जो सेल आउट कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग सेल आउट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज इसमें फ्री है, और इस कोर्स में जो एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान है, वो डॉक्टर अंकित सर ने पढ़ाई है। और मैंने भी देखो नोट्स बना के रखे हैं, जो हैं बहुत बढ़िया तरह से जो हैं ये डॉक्टर अंकित सर ने नोट्स बनवाए थे मेरे से, और नहीं बना के क्या उन्होंने मेरे से, तो क्या इन्होंने कोर्स में ये दे रखे हैं। और आप देख पाएंगे कि मैंने बहुत अच्छे से, ये देखो नोट्सों को बहुत अच्छे से जो है ये प्रिंट आउट लेके पूरा अच्छे से लिया हुआ, और सिलेक्शन आराम। अब देखो आज कृषि अधिकारी बन गया, ये नोट्स मेरे बहुत काम आए थे। ऐसे ही ये देखो सॉइल साइंस के इतने शानदार अंकित सर ने नोट्स बनाए थे, सहायक कृषि अधिकारी भर्ती में ही बनाए थे ये, तो वही मेरे काम आ रहे थे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसमें छूटा हो, और डायरेक्ट यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो ऐसा नहीं है। कंटेंट क्वालिटी दी है ना। अब जैसे ये देखो, ये किस्म की जो है इसमें पूछा गया है भाई ऐसी कौन सी किस्म है जो दाना और फॉडर दोनों के लिए उपयोग की जाती है। अब देखो जब इसका मैं आंसर खोजने बैठा था तो इसका आंसर एक पुस्तक में मिला था। थोड़ा सा मैं पुस्तकों के बारे में आपको मैं इसलिए अवगत करा रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छे सोर्स और ऑथेंटिक बुकों से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये। अब ये देखिए, ये जो हैं जौ का जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन फूड ग्रेन, है ना, ये ICR की बुक है। और ये इसका जो आंसर है वो ICR की इस बुक में ही मिला, और कहीं मुझे मिला भी नहीं था, है ना। जौ के बारे में जो है, तो हमने कोशिश की है इसको भी जो है कंटेंट, इसमें जो बेस्ट कंटेंट है उसको आपके W कंटेंट में ऐड करने के लिए। इसका जो आंसर है वो ये जाएगा। अब देखो जहाँ पर भी RD है, RD का मतलब है राजस्थान दुर्गापुरा, सीधी सी बात है ना। तो भाई दुर्गापुरा से निकाली गई है, जितनी भी ये वैरायटी हैं वो दुर्गापुरा, जयपुर में है दुर्गापुरा, वहाँ से जो है ये वैरायटी डेवलप की गई है। और जो RD 27 जो है 15 है, ये प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 2018 में ये दुर्गापुरा के द्वारा जो है ये
डेवलप की गई थी। अब क्योंकि इस पुस्तक में और भी थे जो आपको याद रखना चाहिए कि भाई जौ, तो जौ की इसमें ये वैरायटी और आप याद रख लो, क्योंकि एग्जामिनर ने जब यहाँ से क्वेश्चन बनाया है तो और भी बना सकता है। फॉरेज है ना, ग्रेन एंड फॉरेज के लिए वैरायटी है ना, ये 4 वैरायटी जो हैं इस पुस्तक में 4 ही दी हुई हैं, वो आप नोट डाउन कर लें। एक तो दी हुई है RD 2715, क्या दी हुई है? RD 2715 दी हुई है। BHS 380 ये दी हुई है लाड लो, BHS 380 है। RD 2035 है। RD क्या है? 2035 है, लिख लेना भाई ये। और RD 2552 है। RD 2552। अब बोले सर याद कैसे होंगे? भाई याद तो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, है ना। ये इस पुस्तक में ये 4 ही वैरायटी हैं और वहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया। इसके अलावा मेरा एक और सजेशन है कि आपको नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी भी याद करनी चाहिए। जौ में नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो भी आपको याद करनी चाहिए। तो देखो RD 387 ये तो मोस्ट फेमस है जो आपको पता है, लेकिन अब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इससे इतनी बार क्वेश्चन आ गया है कि अब सबको याद हो गया। तो एग्जामिनर कुछ डिफरेंट देता है ना। तो यहाँ पर देखो RD 2050, RD 2050 है, RD 2052 है, 2052 है, RD 2035 है, 2035 है, RD 2592 है, RD 2592 है। क्लियर है? अब ये याद होनी चाहिए आपको, क्लियर है। और इससे एक क्वेश्चन और आया था, PhD में आया था भाई, एक नेट PhD का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सी जो क्रॉप है वो ओल्डेस्ट क्रॉप है। तो ये याद रखना है, ओल्ड बहुत पुरानी, ओल्डेस्ट क्रॉप कल्टीवेटेड इन इंडिया, कल्टीवेटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है जौ के बारे में, क्लियर है। तो ये याद रखना है, ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप देखिए, यदि आप 4th ईयर में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं साइट कृषि अधिकारी की, और आप चाहते हैं कि कंटेंट ऐसा हो कि मैं पूरे राजस्थान में मज़ा आ जाए, मतलब राजस्थान में कहीं ना मिले, तो आप एग्री पावर जयपुर कोचिंग पर आ जाना। बाकी आपको बड़ा नाम और बड़े जो भी चाहिए वो आप फिर दूसरी जगह जाना। सिलेक्शन के लिए कंटेंट चाहिए तो हमारे पास आ जाना भाई, सिलेक्शन के लिए कंटेंट हम दे देते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ पॉपकॉर्न जो है, अब पॉपकॉर्न है तो जियामेज जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा? इवर्टा, ये पॉपकॉर्न हो गया, है ना। अब जैसे जियामेज एमाइलेशिया, एमाइलेशिया क्या होता है? ये होता है प्यारे विद्यार्थियों फ्लोर कॉर्न, या इसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉर्न, है ना, इसकी चपाती बनाई जाती है, क्लियर है। इसी प्रकार से जियामेज इंडूराटा, इंडूराटा क्या है? फ्लिंट कॉर्न, क्या होता है लाडलो? फ्लिंट कॉर्न, क्या? इंडूराटा। अब जो फ्लिंट कॉर्न है ये मोस्टली जो हैं, जो इंडिया में भारत में जो ग्रो किया जाता है वो इंडूराटा होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि मुख्य प्रजाति जो भारत में बोई जाती है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न आ जाए कि मक्का की कौन सी प्रजाति है जो भारत में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, तो जियामेज इंडूराटा। फिर आपका क्या बचा? जियामेज ट्यूनिटाटा। ये प्यारे विद्यार्थियों ये है पॉड कॉर्न, क्या है? पॉड कॉर्न, क्लियर है। अब देखो पॉड कॉर्न है,
ये याद रखना है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टॉर्न, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टॉर्न। इसका मतलब है बहुत पहले, सबसे, यदि मैं बात करूं कि भाई मट्टा की कौन सी स्पीसीज सबसे पुरानी है, आदिम है, तो वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जियामेज ट्यूनिटाटा यानी कि पॉड टॉर्न। क्लियर है? इसके अलावा इसमें और भी होते हैं, जियामेज इंडेंटाटा होता है जिसे हम डोंट, जियामेज इंडेंटाटा, ये है डेंट टॉर्न। क्या है? डेंट टॉर्न। देखो इंडेन, डेन ये आ रहा, डेंट और डेंट टॉर्न, देखो इसमें नाम में ही है, इसके नाम में ही इसका कॉमन नाम है ना। इसके अलावा सेटेराटा, एक होता है जियामेज सेटेराटा, देखो सेटेराटा, नाम में देखो स्वीट, ऐसा है ना, स्वीट जैसा नाम है, सेटेराटा स्वीट जैसा नाम है, तो ये क्या आ जाएगा, स्वीट कॉर्न। क्लियर है? ये ध्यान रखना है ना। इसके अलावा सेरेटिना, एक लास्ट बच गया सेरेटिना, वो होता है प्यारे विद्यार्थियों बेट्सी टॉर्न। क्या है? बेट्सी टॉर्न। और वो कौन सा होता है, जियामेज सेरेटिना। क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन को आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अब ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल का 24 घंटे में निकास लीटर प्रति सेकंड जल के निकास के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। यहाँ पर इट्स सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, क्या आंसर हो सकता है आप बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर तो जाएगा, ये कैसे जाएगा वो देख लेते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी निकल रहा है, यही तो कह रहा है। ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी निकल रहा है, तो बताइए प्रति लीटर प्रति सेकंड कितना पानी निकल रहा है, यानी कि 8 सेकंड में कितना लीटर पानी निकल रहा है। जस्ट इसको कन्वर्ट करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 8 लाख लीटर पानी, ये बात समझ में आ गई। यानी कि 8 लाख लीटर पानी कितने घंटे में निकल रहा है, 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में। क्लियर है? यानी कि ये यही तो कह रहा है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, इसका मतलब 8 लाख लीटर पानी होता है। इसका मतलब ये याद रखने वाली टर्म है कि भाई 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कितना पानी, 8 लाख लीटर, ये याद रखना है। तो 8 लाख लीटर कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो 8 सेकंड में कितना लीटर पानी निकलेगा, इतना पूछ रहा है। तो जस्ट क्या करना है, जब 24 घंटे में इतना पानी है तो सेकंड का पूछ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को, लेकिन घंटे में आ गया ये, तो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करो। 24 घंटे को यदि मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस जितनी भी मिनट आई उनको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका 8 लाख में जब नीचे वाली जो डिजिट है मल्टीप्लाई करके इसका भाग देंगे तो लगभग देखिए 8 लाख और इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो है 86,400 आएगा, 86,400 है ना, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, जो है 1.157 हो गया। ऐसे आपको याद रखना है, बेसिक था। इसमें क्या है, ये छोटी जो दूसरी क्लास का बच्चा मैथ करता है वो जस्ट इसमें पूछा था आपसे, है ना, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब देखो जिंक सल्फेट
मोनोहाइड्रेट, आजकल जो जिंक आ रही है वो इसी फॉर्म में आती है, जो मोस्टली इसी रूप में आती है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। अब मेरे को कैसे पता? क्योंकि आपको पता है कृषि अधिकारी का काम एक और होता है, गुण नियंत्रण। हमारा काम है गुण नियंत्रण, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, फर्टिलाइज़र की क्वालिटी कंट्रोल। उसके लिए हमें नमूने लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? सैंपल लेने पड़ते हैं, जांच के लिए भेजने पड़ते हैं कि किसानों को जो भी फर्टिलाइज़र, जो भी सीड है वो दिया जा रहा है वो गुणवत्ता वाला है कि नहीं है, इसके लिए हम सैंपल लेते हैं। मैंने जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का सैंपल लिया था, है ना, पाउडर फॉर्म में थी, है ना। तो इसमें जो है 33% जो है जिंक होती है। कितना परसेंट भाई? 33%, ये ध्यान रखना। क्लियर है? और इसके अलावा इसमें अब सल्फेट है तो सल्फर भी होगी 17.5% सल्फर। हालांकि जो मैंने लिया था उसमें 15% सल्फर थी, है ना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है 17.5% सल्फर। इसके अलावा और तो क्या है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, एक और होता है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है कितनी? 21%, 21% क्या होती है लाड लो? जिंक होती है। क्लियर है? ये भी आप याद रखना। और थोड़ा सा मैं बता दूं, सोडियम टेट्राबोरेट क्या होता है, ये भी आपको याद रख लेना। सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, इसमें जिसको हमने क्या कहा है? बोरेट्स कहते हैं। ये भी मोस्ट फेमस है कि इसमें बोरॉन कितना होता है? 10.6% बोरॉन होता है। क्लियर है? तो ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लाइक कर दें यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और आप किस कॉलेज से हैं, आप कौन से कॉलेज से पास आउट हैं। अभी हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं वो अभी आप 4th ईयर में हैं, तो 4th ईयर में किस कॉलेज से हैं, कृपया आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें ताकि मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँ। और यदि आप कॉलेज पास आउट हो तो लिख दें भाई किस कॉलेज से हैं, थोड़ा सा पता चलेगा भाई कहाँ से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है कि एक शब्द है डॉटेज। डॉटेज का मतलब क्या है? तो डॉटेज का मतलब है अशुद्धियाँ, है ना। तो बीज नमूनों में अशुद्धियों का जो प्रतिशत होता है वो डॉटेज कहलाता है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी इसमें ज़्यादा याद रखने जैसा कुछ है नहीं। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। तो ये प्यारे विद्यार्थियों 1000, 400, 1200, 800, तो ये क्या आएगा? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। अब ये किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। यदि ये 4000 की यदि फॉर्म में होगा तो पीछे क्या लिखी होगी? बिलियन, बिलियन क्यूबिक मीटर। क्लियर है? बिलियन क्यूबिक मीटर। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। चलिए, ये हटा देना। चलो भाई, फिर उसके बाद आ जाइए। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। पहले आप इसको समझिए पूछना क्या जा रहा है ना। चलिए, तो देखिए लाड लो, इसमें जो है जो पूछना चाह रहा है कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त मान को क्या कहते हैं, है ना। कि भाई एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या
फसलों की संख्या, एक तो तरफ ये है संख्या, एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को 100 से मल्टीप्लाई, है ना, करने पर जो है कौन सा आता है ये आपको बताना है ना। हालांकि नीचे किसी क्षेत्र में, यहाँ पर नीचे आता है गिवन एरिया लैंड, यानी कि दिया गया क्षेत्रफल, जो भी दिया गया क्षेत्रफल है उससे भाग दे देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तब ये उत्तर आएगा। देखो लिखा है ना कि नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन पर एनम इन ए गिवन एरिया, किसी दिए गए क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या। तो एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या नीचे दिया गया क्षेत्रफल इनटू 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉपिंग इंडेक्स आएगा, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में तो क्या है कई बार स्थिति थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली रहती है, तो लिख देता हूँ भाई क्रॉपिंग इंडेक्स, है ना, CI, जिसे हम क्या कहते हैं CI कहते हैं, क्रॉपिंग इंडेक्स। इसमें आएगा नंबर ऑफ क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन पर एनम डिवाइडेड गिवन एरिया ऑफ लैंड, गिवन एरिया ऑफ लैंड इनटू 100। ये तो क्या हो गया, क्रॉपिंग इंडेक्स हो गया। एक होता है लाड लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI, ये भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, CI से डिनोट कर देते हैं। ये क्या होता है, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, क्या होता है, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया डिवाइडेड बाई नेट सोन एरिया इनटू 100। ये क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, ये भी आपको याद रखना है। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और भी था लैंड यूटिलाइजेशन, ये लिख लिया आपने। एक और था लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स, ये भी है लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स। ये क्या होता है, लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स, है ना। ये होता है प्यारे विद्यार्थियों नंबर ऑफ डेज, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन। इसका मतलब वैसे मैं बता देता हूं कि भाई एक जो है लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स, कोई खेत है, उस खेत का 360 दिन में, 360 दिन में उस खेत का कितने दिन तक यूटिलाइजेशन किया गया है, या कितने दिन तक उसमें फसल रही है, सोइंग करने से लेके और हार्वेस्ट करने तक का जो दिन है वो काउंट होता है। तो कितने दिन रही है और उसमें भाग दे देना 360 का, तब आ जाता है लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स, यानी कि नंबर ऑफ डेज फॉर विच लैंड इज यूटिलाइज्ड इन ए ईयर, यानी कि एक वर्ष में कितने दिन तक उस ज़मीन को यूज किया जा रहा है फसल के लिए, और 360 का मल्टीप्लाई कर दो, लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स आ जाएगा, है ना। एक चलो लगे हाथ एक इंडेक्स और बता देता हूँ मैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। ये क्या होता है, HI। ये होता है लाड लो इकोनॉमिकल यील्ड
है ना। और बायोलॉजिकल यील्ड, बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब है सब कुछ, भूसा चारा, है ना, भूसा चारा या दाना, ये सब कुछ जो है बायोलॉजिकल यील्ड में आएगा। और इकोनॉमिकल यील्ड में दाना आएगा, टेबल और टेबल दाना, जिसको आप बेचकर पैसा कमा रहे हैं वो। और इनटू 100, ये क्या होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। तो इसे लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, देखिए रिवर्स स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप किसी क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट, किसी क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत इसका उपयोग किया है। मैंने जब मैं एओ बना था, एओ बनने के टाइम पर मैंने जो तैयारी की थी उसमें बता देता हूँ। मैंने आरपीएससी के जितने भी पेपर थे उन पेपर के आधार पर मैंने रिवर्स स्टडी की थी। लाइक जैसे अभी ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये रिवर्स स्टडी है। यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है, जितना भी जो है आपका थ्योरीज है, वो मैंने कवर अप किया। तो काफ़ी अच्छा एक बूस्टअप मिला था मुझे, है ना। काफ़ी रिलेवेंट जो हैं क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भाई राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज मेथी में काम आती है। तो ये पता होना चाहिए, राइजोबियम मेलिलोटाई जो है, इसका जो उपयोग है वो मेथी में किया जाता है। राइजोबियम मेलिलोटाई, उत्तर क्या जाएगा, राइजोबियम मेलिलोटाई। इसके अलावा राइजोबियम जो मेलिलोटाई है प्यारे विद्यार्थियों, जो ल्यूसर्न होता है, लूसर्न अल्फा अल्फा, उसमें भी प्यारे विद्यार्थियों राइजोबियम मेलिलोटाई का उपयोग होता है। ये लिख लेना, स्वीट क्लोवर, स्वीट क्लोवर में भी राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज राइजोबियम मेलिलोटाई का उपयोग होता है। फिर उसके बाद जो है राइजोबियम एक होती है ट्राइफोलाई, ट्राइफोली जो कि बरसीम में, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। तो एक राइजोबियम ट्राइफोली जो कि बरसीम में होती है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये प्यारे विद्यार्थियों लेग्यूमिनोसेरम जैसे मटर हुई, विशिया एक प्लांट होता है मेडिसिनल, विशिया, उसमें भी। इसके अलावा लेथाइरस, लेथाइरस स्वीट पी जिसे कहते हैं, ये इसमें प्यारे विद्यार्थियों राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम जपोनिटम, ये सोयाबीन में, जपोनिटम मेनली सोयाबीन में उपयोग होता है। एक और याद रख लेना, राइजोबियम फ्रेडी जो कि सोयाबीन में, है ना। एक और होता है सोयाबीन में, और भी हैं, राइजोबियम फ्रेडी, ठीक है, ये भी सोयाबीन में काम आता है। क्लियर है। चलिए, रूट नॉडुलेशन के द्वारा ये वातावरणीय नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं पौधे के लिए उपलब्ध रूप में। अगला है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं और उन्होंने आंसर गलत ही दिया होगा। देखो, जो किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है, CAN, यानी कि किसान खाद जो कि न्यूट्रिय जो है कैसी होती है, न्यूट्रल किसान खाद। इससे एओ में भी, इस बार नहीं पिछली बार एओ में भी क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, CAN किसान खाद में 25% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। इस 25% में से एक फॉर्म होती है अमोनिकल फॉर्म और एक होती है नाइट्रेट फॉर्म। अमोनिकल फॉर्म में लगभग 12.5% अमोनिकल फॉर्म में होता है और 12.5% नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में होती है। तो आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा 12.5। एओ में क्या क्वेश्चन आया था, मैग्नीशियम से आया था कि जो किसान खाद होती है CAN होता है, इसमें जो है मैग्नीशियम कितना होता है, 4.5% मैग्नीशियम। अब ये तो सब पूछा जा सकता है, एक कैल्शियम भी होता है जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है। जनरली 8.5% जो है क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ये आप याद रख लेना। 8.5% क्या होता है, मैग्नीशियम जो है कैल्शियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ मिली वाटर सेड। अब इसमें क्या है, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा भाई, मिली वाटर सेड यानी कि 1000 से 10,000। इसको ऐसे याद रखो लाड लो, है ना। देखो मिनी, मिनी, माइक्रो और मिली, है ना। मिनी, माइक्रो, मिली, ये ऐसे याद रखो, है ना। मिनी मतलब 10 से 100 हेक्टेयर, माइक्रो का मतलब 100 से 1000 हेक्टेयर, और 1000 से 10,000 हेक्टेयर माइक्रो होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, मिनी, माइक्रो, मिली, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वाटर सेट, यानी कि बहुत सारे एरिया का पानी एक जगह इकट्ठा होना, एक निर्धारित पॉइंट से बाहर आना, ये होता है वाटर सेट। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन आया है कि भाई, अब देखो पोषक तत्वों की जो गतिशीलता होती है पौधों में भी होती है और मृदा में भी होती है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आप करो तो इस बात का विशेष तौर ध्यान रखना कि मृदा के बारे में पूछ रहा है या पौधे के बारे में पूछ रहा है। तो गतिशीलता के आधार पर जो है आंसर जिंक जाएगा। क्या जाएगा लाडलो, यहाँ पर क्या पूछा है, मध्यम गतिशील पूछा है ना। तो मध्यम गतिशील में कौन सा जाएगा, जिंक जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, पौधों में गतिशीलता, पौधों में गतिशीलता, यहाँ पर मृदा में बात नहीं हो रही है, पौधों की बात हो रही है। पहला होता है अत्यधिक, हाईली मोबाइल, है ना, अत्यधिक गतिशील। हिंदी वाले हिंदी में लिख लें हाईली मोबाइल यानी कि अत्यधिक गतिशील। और हाईली मोबाइल में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, मोलिब्डेनम, ये याद रखना है। क्लियर है। इसी प्रकार से मॉडरेटली यानी कि मध्यम गतिशील, मॉडरेटली मोबाइल यानी कि मध्यम गतिशील, और मॉडरेटली मोबाइल में आएगा प्यारे विद्यार्थियों जस्ता यानी कि जिंक। लेस मोबाइल, है ना, लेस एक होता है लेस मोबाइल यानी कि कम गतिशील, इसमें आपके आ जाएगा गंधक यानी कि सल्फर, लोहा यानी कि आयरन, इसके अलावा मैग्नीज आ जाएगा, मैग्नीज मतलब Mn, इसके अलावा कॉपर आ जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर है, ये लेस मोबाइल। फिर उसके बाद जो है इसमें पौधों में इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब होता है स्थिर। कैसे स्थिर, ऐसे पोषक तत्व जो स्थिर पड़े रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते। कैल्शियम एंड बोरॉन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन करें, बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पौधों में गतिशीलता के आधार पर यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस हिसाब से करना है। चलिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि कोई साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकता है लाडलो, है ना। चलिए इसके अलावा कोर्स भी, जिसको कोर्स लेना है वो कोर्स भी ले सकता है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ये गारंटी देते हैं कंटेंट के मामले में, क्योंकि सिलेक्शन कोचिंग संस्थान से ज़्यादा कंटेंट करवाता है, ये याद रखना। आपके पास आज की डेट में यदि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है तो कंटेंट के आधार पर ही, कंटेंट के दम पर ही आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, ना कि कोचिंग के दम पर। हम कंटेंट पर ही काम करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा प्रचार भी हमारा नहीं होता है क्योंकि हम कंटेंट बनाने में ही लगे रहते हैं। अब देखो संकर बाजरा में आधार बीज उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी, संकर बाजरा में
तो प्यारे विद्यार्थियों ये आएगा 1000, है ना। 1000। अब ये भी एक टेबल के रूप में आप याद रख लेना, है ना। एक तरफ तो आ जाएगी आपकी फसल, कुछ ही याद रखूंगा। एक तरफ आ जाएगा प्रमाणित बीज, है ना। नहीं, पहले आधार बीज लिख देते हैं, फिर प्रमाणित लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आधार बीज बनता है, आधार बीज, और उसके बाद जो है प्रमाणित बीज। दूरी मीटर में रहेगी, ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला है संकर बाजरा, हाइब्रिड बाजरा, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, हाइब्रिड बाजरा, है ना। आधार बीज के लिए जो पृथक्करण दूरी है वो 1000 है, और प्रमाणित बीज के लिए 200 है। लिख लें भाई। हाइब्रिड राइस, ये कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हाइब्रिड राइस 200 पृथक्करण दूरी और 100 पृथक्करण दूरी। इसके अलावा हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज चलो अब देखो, हाइब्रिड बाजरा, राइस और हाइब्रिड मेज। हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज में आधार बीज, आधार बीज के लिए जो है 400, और यहाँ पर जो है आएगा 200। क्लियर है। इसी प्रकार से हाइब्रिड सोरगम, हाइब्रिड सोरगम यानी कि ज्वार, ज्वार के लिए फाउंडेशन सीड के लिए प्यारे विद्यार्थियों 300, और ये 200। ये मैं स्टैंडर्ड बुक से बता रहा हूँ, है ना। आपकी 12वीं क्लास की बुक से नहीं बता रहा हूँ, कहीं आप 12वीं क्लास से बुक से मैच करो, नहीं। फिर उसके बाद जो है हाइब्रिड टोमेटो, हाइब्रिड टोमेटो, हाइब्रिड टोमेटो 200, और प्यारे विद्यार्थियों 100। क्लियर है। इसी प्रकार से हाइब्रिड सनफ्लावर, हाइब्रिड सनफ्लावर, क्योंकि अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। 600 और 400। क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत काम आएगा आपके साइट रसीदकारी में या किसी भी आपके एग्जाम में। क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई, हेलो 17। अब देखो इसमें क्या है, एक बैलेंस हेट्रोसिस होता है। बैलेंस हेट्रोसिस, इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोसिस ये कहता है कि भाई जो हेट्रोजाइगोसिटी है ये बेस्ट होती है होमोजाइगोसिटी से, बस इतना है। दोबारा बोल रहा हूँ, बैलेंस हेट्रोसिस मतलब कि जिसको हम ट्रू हेट्रोसिस भी कहते हैं कि भाई हेट्रोजाइगोसिटी जो होती है वो बेस्ट होती है ना। हेट्रोजाइगोसिटी में ही किसी जो प्रोजेनी होती है, या ऐसे समझो आप, कोई भी जो कैरेक्टर होता है, कि कोई भी जो कैरेक्टर होता है, कोई भी ग्रोथ है या कोई भी पॉइंट है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, वो क्या होता है, सुपीरियर होता है किसमें, हेट्रोजाइगोसिटी स्थिति में, बजाय होमोजाइगोसिटी से। हेट्रोजाइगोसिटी स्थिति मतलब ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, और होमो मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए, तो ये थोड़ा बेस्ट होता है। तो ये होता है ओवर डोमिनेंस जीन की वजह से, ये ध्यान रखना है ना। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जब हम आप पढ़ोगे ब्रीडिंग में, आप पढ़ोगे ब्रीडिंग में जो है, मैंने भी पढ़ाई है और भी टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं ब्रीडिंग को। तो ओवर डोमिनेंस एक हाइपोथेसिस भी आप पढ़ते हैं, जब हेट्रोसिस की बात करते हैं तो एक ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो वो हाइपोथेसिस भी सेम यही बात कहती है कि भाई हेट्रोजाइगोसिटी जो होती है, हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होती है वो बेस्ट होती है, सुपीरियर होती है, मोर एडेप्टिव होती है, मोर विग्रस होती है देन दी होमोजाइगस कंडीशन। ये ध्यान रखना है। क्लियर है। और लग्जूरियंस, एक प्रकार का जो लग्जूरियंस है ना, ये स्यूडो
स्यूडो हेट्रोसिस है, ये याद रखना है। ये एक्चुअल में हेट्रोसिस नहीं है, लग्जूरियंस एक्चुअल में हेट्रोसिस नहीं है, ये स्यूडो हेट्रोसिस है। नो डाउट इस लग्जूरियंस में कई बार क्या होता है, ऐसे समझो कि आपने कोई, जहाँ कोई फर्टिलाइज़र नहीं था और पोषक तत्वों की कमी थी और वहाँ आपने बहुत अच्छे पोषक तत्व दे दिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्लांट जो है वृद्धि कर जाएगा। तो वो एक प्रकार का लग्जूरियंस है, यानी कि सुपीरियर, जो कोई भी जो प्रोजेनी है वो पेरेंट्स से सुपीरियर हो रही है, वो नॉर्मल कंडीशन में भी, ऐसी कंडीशन में यदि हो रही है तो वो लग्जूरियंस है, जो कि आभास कराता है कि स्यूडो हेट्रोसिस है। अब बोले ये क्या है हेट्रोसिस, हेट्रोसिस क्या है? अब आपकी 12th क्लास में वो डब्ल्यू में भी आपने पढ़ा नहीं होगा ना, है ना। हेट्रोसिस जो टर्म है, जो सल ने दी थी 1914 में, मैंने बहुत भयंकर तरीका से इसको जो बीडी सीन, जो बीडी सीन और फुंदन, दो पुस्तक चलती हैं, एक तो बीडी सीन चलती है और एक चलती है फुंदन। तो इन पुस्तकों से ही मैंने ब्रीडिंग को पढ़ा था। और ब्रीडिंग में आप मानोगे नहीं, मेरे कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, वो ब्रीडिंग भी था। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग एओ में, कृषि अधिकारी में, मेरा सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं था, जो पढ़ा था वही आया था, इन्हीं बुक से पढ़ा था, क्वेश्चन भी इन्हीं बुक से आए थे। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बीडी सीन और फुंदन, इन्हीं बुक के कंटेंट को एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई समान पेरेंट हैं, समान प्रोजेनी, मतलब ऐसे समझो जिनकी कोई भी प्रोजेनी है जिनके पेरेंट समान थे और उनमें आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, तो वो इनब्रीडिंग कहलाता है ना। ये सही नहीं है, इनब्रीडिंग होना एक सही नहीं है वैसे। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड वेराइटी ऑफ पर्ल मिलेट हाइब्रिड। अब देखो, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये कहीं भी मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, अनुमोदित की गई आंसर ये माना है। फिर उसके बाद बीजों की आनुवांशिक शुद्धता से आशय बीजों को किससे मुक्त होना है। तो देखो, बीजों का जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है कि कोई भी अन्य वैरायटी, कोई भी अन्य सीड वैरायटी का, तो वो उसमें नहीं आना चाहिए, यही है ना। फिर उसके बाद जो है लास्ट है क्वेश्चन कि द आइडेंटिकल लाइंस डिफरेंट फ्रॉम फॉर वन जीन लोटस आर कॉल्ड। तो ये आइसोजेनिक लाइंस होती हैं। अब आपको कमेंट करना है कि इनब्रीड लाइंस का क्या मतलब है, क्लोनल लाइंस का क्या मतलब है, इसके अलावा प्योर लाइंस का क्या मतलब है, ये आपको बताना। बाकी आंसर क्या है, आइसोजेनिक लाइन। आप कमेंट करें, जब अगली क्लास होगी तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि ये प्योर लाइंस क्या होती हैं, क्लोनल लाइंस क्या होती हैं, आइसोजेनिक लाइंस क्या हैं, पूरा डिटेल से इनब्रीड लाइंस क्या हैं। तब तक आप इनको पढ़िए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो है आप कोर्स ले सकते हैं। साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपको ऐड होना है तो आप हमारे नंबर 8824081104 इस पर आप जो है मैसेज कर दें, RPSCW कॉल भी कर सकते हैं। कोर्स लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।